नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। राजधानी रांची में रंगदारों और अपराधियों का राज है और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आए दिन हो रही घटनाएं खुद इसकी पुष्टि करती है। अभी बीजेपी नेता जितराम मुंडा के हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिल सका है, तो वहीं अपराधियों ने रियल स्टेट कारोबारी और बीजेपी नेता रमेश सिंह से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं देने पर रमेश सिंह को जान से मारने की धमकी भी दी गई। रमेश सिंह को टेलीग्राम मैसेंजर पर अमन साहू गैंग के मयंक सिंह ने 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। धमकी मिलते ही रमेश सिंह ने एसएसपी से मुलाकात की और सुखदेव नगर थाने में मामला दर्ज भी करवा दिया है। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस को फिलहाल कोई सफलता नहीं मिल सकी है। बाद फिर अचानक एक मैसेज आया, ऐसा हुआ। हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि अपराधी जल्द पकड़े जाएंगे और इस तरह के लोगों को प्रशासन रोज पकड़ भी रही है, जेल भी भेज रही है। हमें प्रशासन से पूरी उम्मीद है, सरकार से उम्मीद है कि हमारी सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा की जाएगी। कानून व्यवस्था के हालात पर राज्य सरकार विधानसभा के पटल पर कह चुकी है कि विगत 20 माह में 2961 हत्याएं और 2725 दुष्कर्म के अपराध हुए हैं राज्य में। तो मैं समझता हूं कि ये आंकड़े ये बताने के लिए पर्याप्त है कि राज्य में कानून व्यवस्था के हालात क्या हैं। और अब पिछली सरकार के आग में छुपकर यह कहना कि पिछली सरकार में ऐसा होता था, इसलिए इस सरकार में भी हो रहा है, तो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते आप। कि पूर्ववर्ती सरकार को आप देखें तो पूर्ववर्ती सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सत्ता के संरक्षण में इस राज्य में और राजधानी में अपराध हुआ करते थे। लेकिन महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से अपराध का ग्राफ में कमी आई है। अगर अपराध हुए भी हैं तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन अपना काम पूरी ईमानदारी और मुस्तैदी के साथ किया है और अपराधियों को पकड़ने में कामयाब भी हुई है। उनसे पूछा जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री आवास के चारदीवारी से सटाकर गोली मारी जाती थी उनके समय में, उनको याद दिलाइए। उनका याददाश्त कमजोर हो गया है। जो आपराधिक घटनाएं हैं वो तो आंकड़ों की बात है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो आंकड़े रघुवर सरकार में थे उससे कम आंकड़े इस सरकार में हैं। हमारी सरकार में अपराध होते हैं तो उसका उद्भेदन होता है, गिरफ्तारियां होती हैं। उनके समय में एडीजी स्तर के पदाधिकारी बैठकर चुनाव मैनेज करते थे। यही अंतर है, बेसिक डिफरेंस। सिमडेगा के जलडेगा थाना क्षेत्र के कारमाटी गांव में नदी की तेज धार में बचे चरवाहा बोमा सुरीन का घटना के तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिला है। गाय चराने के दौरान 22 सितंबर को चरवाहा देव नदी में बह गया था। घटना के बाद प्रशासन और गांव वालों ने काफी खोजने का प्रयास भी किया, लेकिन सभी नाकाम रहे। सिमडेगा एसपी ने एनडीआरएफ टीम की सहायता ली, जिसके बाद आज सुबह से एनडीआरएफ की टीम खोजबीन में जुटी हुई है। चतरा सदर अस्पताल के लेबर रूम में आज अचानक से आग लग गई। इस आगलगी में लाखों रुपए के दवाइयां जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि आग पंखे में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। लोगों ने जब अंदर से धुआं निकलते देखा तब जाकर उन्हें आगलगी की जानकारी हुई। ऐसी घटना पहले भी यहां हो चुकी है, जिसमें एक एएनएम की मौत हो चुकी थी। वहीं इस मामले में कई लोग आग लगाने की साजिश में जेल भी जा चुके हैं। अब इस आगलगी की घटना की भी जांच की मांग उठ रही है। नहीं हुआ है। बस सामान में जैसे यहाँ मेडिकल है, जैसे इन लोग का वो पानी होता है, सलाइन है और हल्का फुल्का वो मेडिसिन है, बाकी वैसा कुछ है नहीं। रांची के खलारी इलाके में छेड़खानी के आरोपी को छात्राओं ने जोरदार सबक सिखाया है। दरअसल खलारी इलाके में छात्रा स्कूल से पढ़ाई कर घर लौट रही थी और इसी दौरान 2 युवकों ने उसे सुनसान जगह पर घेर लिया और छेड़खानी करने लगे। स्कूल की छात्राओं को जब पीड़ित ने जानकारी दी, इसके बाद सभी छात्राओं ने छेड़खानी करने वाले युवक का घेराव किया। लड़कियों का घेराव देख दोनों आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद आरोपियों की तलाश की जा रही है। हम मतलब स्कूल आए थे सुबह में। स्कूल आते वक्त मतलब हम स्कूल आए, स्कूल से पढ़ते वक्त हम जा रहे थे घर, तो उस टाइम में मतलब ये लोग पीछा कर रहा था। तो 3 लड़का था बाइक पे, तो 3 मतलब पीछा कर रहा था। तो हम नहीं सोचे कि लोग पीछा कर रहे हैं, हम अपना रास्ता जा रहे थे।
सरकार के आदेश के बाद छठी क्लास से 8वीं क्लास तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। करीब 18 महीने बाद खुले स्कूलों में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के पूरे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन स्कूल में किस तरह से कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन होगा, इसे लेकर फंड नहीं दिया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल खोलने का जो पत्र आया उसमें स्कूल को अपने फंड से सैनिटाइजेशन और मास्क के इंतजाम के निर्देश दिए गए, जिसका भुगतान बाद में किया जाएगा। वहीं स्कूल छात्र उत्साहित दिखे और कोविड गाइडलाइंस की पूरी तरह से पालन भी करते दिखाई दिए। खास करके इस सेफ्टी के लिए हम लोगों ने जो भी इसके मापदंड हैं सुरक्षा के कोरोना बीमारी को लेकर के, तो उसके लिए हम लोगों ने सैनिटाइजेशन की व्यवस्था किया है, उनके लिए मास्क की व्यवस्था किया है। छात्रों को अपने गार्जियन से एक सहमति पत्र भी लाना है कि मैं अपने स्वेच्छा से मैं विद्यालय में जाऊंगा और उसमें उनकी सहमति प्राप्त रहेगी गार्जियन से। और विद्यालय की जहां तक सर सफाई की बात है तो इस मामले में बिल्कुल ठीक ठाक है। नहीं, फंड तो अलॉट नहीं किया गया है, लेकिन बोला गया है, पत्र में जिक्र है कि जब विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में पैसा आएगा तो उसे एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अपने पॉकेट से आप सैनिटाइज वगैरह करवाइए, विद्यालय का साफ सफाई करवाइए ताकि बच्चे के सेहत पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़े। मैंने बताया कि ट्रायंगल में बैठना है और दूरी बनाए रखना है, सैनिटाइजर मास्क लगाए रखना है और बाथरूम में जाके बात नहीं करना है। क्या क्यों, वजह क्या है? कोविड मतलब ये सब पालन करना है ना। स्कूल में आके डर तो नहीं लग रहा है? नो। गोड्डा में राज्य सरकार के आदेश के बाद स्कूल को खोलने की अनुमति मिल गई। आज छठी से 8वीं तक के लिए राज्य भर में स्कूल खोले जाने थे, लेकिन गोड्डा में कई स्कूल बंद दिखे। वहीं जो कुछ स्कूल खुले थे उनमें साफ सफाई की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। दरअसल स्कूलों को साफ सफाई के लिए सरकारी फंड नहीं मिले थे, जिसके बाद स्कूलों ने अपने संसाधनों से ही साफ सफाई की। इधर स्कूल पहुंचे छात्र छात्राएं भी मास्क पहने हुए दिखाई नहीं दिए। बच्चे लगभग 80 के लगभग होंगे टोटल। साफ सफाई को लेकर स्कूल के पास फंड नहीं था और विभाग की ओर से भी नहीं दिया गया, तो ये कैसे मैनेज कर पाए? हम लोग अपने स्तर से उसको मैनेज किए और उसके बाद रसोइया से मदद लिए, नगर पालिका वाले से मदद लिए, लेकिन हम नगर पालिका वाले कोई मदद नहीं किया। हम लोग रसोइया से मदद लेकर अपना काम कर दिए। विभाग की ओर से कुछ कोई मदद नहीं है। तो कैसे सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था हो पाई? फिर अपना व्यवस्था करना पड़ेगा, अपने पॉकेट से करना पड़ेगा। आज 24 तारीख है और राज्य सरकार के आदेशानुसार आज से सभी जो सरकारी स्कूलें हैं उसे खोलने की अनुमति मिल गई थी और कुछ स्कूल जो हैं जिले में उसे खोल भी दिया गया है, लेकिन कुछ स्कूलों पर अब भी ताले बंद हैं। उसका मुख्य कारण है विभाग की उदासीनता। जिस तरीके से कि यहाँ बताया गया है, तमाम स्कूलों में बताए गए हैं कि विभाग की ओर से अब तक कोई चिट्ठी नहीं आई कि स्कूल खोलना है या नहीं खोलना है। राज्य सरकार के आदेशानुसार उन्होंने स्कूल को खोल दिया गया है। स्कूल खोलने को लेकर कोरोना के जो नियम है उसे फॉलो कर स्कूल खुलवाना था, तो उसके लिए क्लास को सैनिटाइजेशन की ज़रूरत थी। क्लास 2 साल से बंद पड़े थे तो साफ़ भी कराने की ज़रूरत थी। तो स्कूल में बताया गया कि जो साफ़ सफाई की व्यवस्था की गई वो स्कूल प्रबंधन ने खुद के पॉकेट के पैसे से कराया है, क्योंकि स्कूल के पास जो भी फंड्स थे उसे पहले ही विभाग ने रख लिया है, उसे रिलीज नहीं किया है। तो स्कूल को साफ़ सफाई कराने में काफ़ी परेशानी हुई। कई स्कूल अब भी उसी तरह की गंदगियों में चल रहा था, जहाँ बच्चों के हमने देखा कि कुछ स्कूलों में बच्चों के चेहरे पर मास्क भी नहीं थे, तो कहीं सैनिटाइजर की भी व्यवस्था नज़र नहीं आई। कुछ स्कूलों में कुछ पुख्ते व्यवस्था की गई तो कुछ स्कूल अब भी बंद पड़े हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। लोहरदगा में भी 18 महीने बाद छठी से 8वीं तक के स्कूल खुलने से स्कूलों में रौनक लौटती दिखाई दी। हालांकि आज पहले दिन स्कूलों में काफी कम संख्या में विद्यार्थी पहुंचे थे। वहीं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूलों में पढ़ाई की शुरुआत की गई। पहले 20 सितंबर से स्कूल को खोलना था, लेकिन साफ सफाई और सैनिटाइजेशन प्रक्रिया के लिए स्कूलों को 4 दिनों का समय दिया गया था। इस दौरान मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही स्कूलों में साफ सफाई पर भी खास ध्यान दिया गया। इधर लंबे समय बाद स्कूल पहुंचे छात्र छात्रा भी काफी उत्साहित दिखे। गाइडलाइन के अनुसार हम लोग विद्यालय खोले हैं, पूरा सैनिटाइजर किया गया है, बच्चों को डिस्टेंस में बैठाया गया है, मास्क वगैरह जो है किया गया है। अभी तक कुछ सुविधा नहीं मिली है,
हम लोग अपने मैनेजमेंट से ही कर रहे हैं। स्कूल आने के बाद हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी टीचर्स, अपने दोस्त से मिले, सभी टीचर्स बहुत अच्छे से हमें पढ़ा रही। स्कूल में पढ़ने का हमें बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। सभी से मिले, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा है। घर में ऑनलाइन क्लास करते थे, पर स्कूल आने के बाद और भी अच्छा लग रहा है। अच्छे से हमारा पढ़ाई हो रहा है। आज जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड में 6ठी से 8वीं तक के क्लास खुल गए। पूरे जमशेदपुर में 250 से भी अधिक सरकारी स्कूल हैं। स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है। बच्चे भी मास्क पहनकर पहुंचे हैं। वहीं स्कूलों में साफ सफाई की व्यवस्था दिख रही है। सरकार के आदेश के मुताबिक ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं। हालांकि स्कूल में काफी कम संख्या में बच्चे दिखाई दिए। ये जब तक अभिभावकों की सहमति नहीं मिलती है, बच्चों को विद्यालय में प्रवेश न दिया जाए। इससे क्या होता है कि यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसमें प्रशासन का, विद्यालय का कम से कम योगदान रहेगा। अभी दोनों बातें हैं कि बच्चे अपनी इच्छा से विद्यालय आ सकते हैं और अपनी इच्छा से घर में रह कर के भी पढ़ाई कर सकते हैं। उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी साथ साथ चल रहा है। मैं खड़ा हूँ पीपल्स एकेडमी स्कूल में। जैसा आपको पता है कि पूरे झारखंड में आज कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की क्लासेस शुरू हो गई हैं। आइए जायज़ा लेते हैं क्या हाल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लासेस में बच्चे हैं, अभी मास्क पूरी तरह से पहने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन किए हुए हैं और क्लासेस में फ़िलहाल बच्चे कम हैं। जैसा कि हमने प्रिंसिपल से बात करते हुए पता लगा कि अभी फ़िलहाल बच्चे कम हैं और अभी जब तक बच्चे अभिभावकों से अपना पत्र सौंपते नहीं स्कूल में, तब तक वो क्लासेस नहीं कर सकते हैं और इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी जारी है। तो एक अच्छी पहल है कि क्लासेस फिर से शुरू हो गई है। तो एक सुखद पहल दिख रहा है कि क्लासेस फिर से चालू हो गए, बच्चे स्कूल में दिखने लगे हैं पूरे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। बच्चे बता रहे हैं उन्हें मास्क दिया गया, बराबर सैनिटाइज कराया गया है और सब कुछ ठीक से रखा गया है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से अभिनव कुमार। रांची के हटिया डैम के फाटक से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। हटिया डैम का जलस्तर आज 38.6 फीट तक पहुंच गया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी फाटक नहीं खुल पाया। वहीं डैम का जलस्तर ज्यादा होने के कारण फाटक संख्या 2 और 3 से पानी ओवरफ्लो होने लगा, जिस कारण डैम का फाटक वाटरफॉल की तरह नजर आ रहा है। डैम से ओवरफ्लो की स्थिति 2017 में भी हुई थी। हालांकि उस वक्त भी फाटक नहीं खुला था। फाटक खोलने की हर मुमकिन कोशिश के बाद भी सफलता नहीं मिली थी और वही स्थिति आज भी है। अगर बारिश होती है तो डैम के फाटक के टूटने की भी आशंका है। हालांकि जल संसाधन विभाग और पेयजल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। 8.6 है अभी और अभी जो भी सेफ्टी मेजर है हम लोग जो है अडॉप्ट किए हुए हैं और अभी घबराने की कोई बात नहीं है। 10 MGD पर डे जो है पानी हम लोग छोड़ रहे हैं डैम से और अभी इस तरीके की कोई वैसे स्थिति नहीं है। राजधानी रांची में इस साल जो मानसून की बारिश हुई वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब भी बनी तो लोगों को थोड़ा सुखद अनुभव देने वाली भी बनी। फिलहाल हटिया डैम में जो पिछले 15 वर्षों में नहीं हुआ, इस वर्ष हमें देखने को मिल रहा है। हटिया डैम पूरी तरह से पानी से लबालब भरा हुआ है और जो डैम के फाटक हैं उससे पानी ओवरफ्लो होकर बाहर निकल रहा है, जिससे निचले इलाकों में बारिश के पानी और डैम के पानी से बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है। अगर इस बीच में बारिश हो जाती है तो लोगों के लिए, खासकर धुरवा इलाके के इस निचले इलाके में रहने वाले लोगों के लिए परेशानी ज़रूर बन सकती है। फसल जो इन लोगों के द्वारा लगाए गए हैं वो भी बर्बाद हो सकती है और इसे देखते हुए विभाग हो, चाहे पेयजल विभाग हो या फिर तमाम विभाग, वो इस पर फिलहाल नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन जिस तरह से डैम के फाटक को खोलने की बात की जा रही है वो फिलहाल होता हुआ संभव नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे 2010 में भी एक बार फाटक खोलने को लेकर तमाम तरह के प्रयास किए गए थे, लेकिन जो पार्ट्स कलपुर्जे लगे हुए थे फाटक में इसे खोलने के लिए वो चोरी हो चले हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा परेशानी का सबब है विभाग के लिए, क्योंकि फाटक खोलना आसान नहीं होगा।
वहीं अगर बारिश हो जाती है तो फाटक टूटने का खतरा भी लोगों पर और जो इस इलाके में रहने वाले लोग हैं उन पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल विभाग ने इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था ज़रूर की है, लेकिन वो फिलहाल उतनी राहत देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात का सबसे अधिक असर पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड में देखने को मिला। बहरागोड़ा प्रखंड के चित्रेश्वर जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। चित्रेश्वर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित बहुलिया गांव लगातार हो रही बारिश से डूब चुका था। अब गांव से पानी तो निकल चुका है, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है तबाही का आलम। बहुलिया गांव में करीब 1000 परिवार रहते हैं। बारिश के बहाव से कच्चे मकान ध्वस्त हो चुके हैं, वहीं घर में रखे सामान भी बर्बाद हो गए। अभी तक यहां के लोगों को मुआवजा नहीं मिल सका। 4-5 ठो बकरी दबा का मर गया, मुर्गा दबा का मर गया, 4-5 ठो मिट्टी गिरने के चलते। उसके बाद हम लोग का तकलीफ हो रहा है कि जी कचरा हो गया है, आने जाने में पूरा बुखार आ रहा है, हम लोग को तकलीफ हो रहा है। 1 सप्ताह में तो पूरा बारिश हो रहा है, तो पूरा बारिश में पूरा जितना भी हमारा गांव में आदमी है, जितना भी घर में है, तो पूरा किसी का घर में किसी का कोई भी नुकसान हुआ है, तो कोई किसी का घर टूट गया, तो किसी का मकान टूट गया। तो इसीलिए हम बता रहे हैं जो हम लोग को मोदी तरफ से जो भी है तो हमको मदद चाहिए। एसीबी की टीम ने गढ़वा कलेक्टेरिएट के रिकॉर्ड रूम के बड़ा बाबू रविंद्र पांडे को घूस देते रंगे हाथ पकड़ा है। बताया जा रहा है कि आरोपी रविंद्र पांडे खतियान निकालने के एवज में 4500 रुपए घूस ले रहे थे। इससे पहले भी एसीबी की टीम ने पेयजल स्वच्छता विभाग के बड़ा बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। एसीबी की कार्रवाई के बाद पूरे सरकारी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 10 दिनों में ये दूसरी बार है जब एसीबी की टीम ने गढ़वा में बड़ी कार्रवाई की है। पाकुड़ में ऐप के माध्यम से इंटरनेशनल आईपीएल मैचों के लिए सट्टेबाजी किया जा रहा है। सट्टेबाजी में कई लोग हैं, वो ऐप में पैसा डालते हैं और वो कॉइन हो जाता है, उसके बाद सट्टेबाजी की जाती है। पाकुड़ में बकायदा पैसा लेकर कॉइन देने वाले लोग अपना एजेंसी लेकर बैठे हुए हैं और लोगों को बहला फुसलाकर खिलवाते भी हैं। हार जाने पर उनसे पैसा वसूल किया जाता है। पैसा नहीं रहा तो बाइक या फिर मोबाइल छीन लेते हैं। थाना प्रभारी को हम इंफॉर्मेशन दे दिया है। अभी हम लोगों का धीरे धीरे मोबाइल भी चेक करना शुरू करेंगे। जिसके पास ये एप्लीकेशन अवेलेबल है, ऐसे लोगों को हम थाना में बुला के लोगों से पूछताछ करेंगे और इसका किंगपिन जो कौन है इसके बारे में हम लोग पता लगाएंगे। गुमला के चैनपुर प्रखंड में जंगली हाथियों ने उत्पात मचाकर रखा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। हाथियों ने कई घरों को ध्वस्त कर दिया है, साथ ही धान की फसल को भी रौंद दिया। वहीं जमगई गांव के पारा शिक्षक इम्तियाज खान के घर को जंगली हाथियों के झुंड ने ध्वस्त कर दिया। घर गिरने से कई सामान बर्बाद हो गए हैं। और गुमला का ट्राई जंक्शन, वहाँ पर ठंड के समय में बड़े झुंड जैसे 17 से 20 हाथियों का झुंड आवागमन करके कुछ महीने रहता है। बोकारो के गोमिया प्रखंड के दुधमटिया में एक सप्ताह से जंगली हाथी डेरा जमाए हुए हैं। हाथियों ने 20 से अधिक किसानों के खेत में लगी फसल को बर्बाद कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि एक सप्ताह से लगातार हाथियों के झुंड तबाही मचा रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना भी दी, लेकिन वन कर्मियों की ओर से जंगली हाथियों को भगाने को लेकर कोई पहल नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि रात में जागरण कर अपनी खेतों की रखवाली कर रहे हैं। लगातार एक हफ्ता शकरकंद खा गया हाथी। सीताराम महतो के था शकरकंद। और क्या क्या नुकसान किया? धान भी खाया है। कितने आदमी का? करीब 10-15 आदमी के खा गया है। 9 था। क्या दिन से आ रहा है? एक सप्ताह से।
गोड्डा में बसंत राय के राहा निवासी 90 साल के बुजुर्ग रोशन मंडल से वृद्धा पेंशन के नाम पर 5,000 रुपए घूस मांगा जा रहा है। बुजुर्ग का बेड से उठना भी मुश्किल है। किसी तरह से वो परिवार चला पा रहे थे। बुजुर्ग का बेटा दिव्यांग है। 5 बेटियों समेत 7 लोग घर में हैं। उसके बाद भी गरीब परिवार से पेंशन के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है। बुजुर्ग के पास पैसा नहीं है कि वो पेंशन पाने के लिए पंचायत सेवक को 5,000 रुपए रिश्वत दें। जानकारी देने के बाद भी मुखिया ने बुजुर्ग को पहचानने से इनकार कर दिया। वहीं बीडीओ ने बुजुर्ग की समस्या का समाधान और कार्रवाई का भरोसा दिया है। यही बोले कि 5,000 रुपया दो तब करा लेंगे, वृद्धा हो जाएगा। यही बोले कि 5,000 रुपया दो तब करा लेंगे, वृद्धा हो जाएगा। उस वृद्ध का जितना जल्दी हो सके फार्म भर कर लाइए, मैं तुरंत उसका छुट्टी दे जाता है। ये वार्ड के द्वारा मांगा गया है कि 5,000 रुपया दोगे तब मतलब उसका वृद्धा पेंशन होगा। इस मामले के जब संज्ञान में आएगा दरखास्त पड़ेगा, हम उसका जांच कराएंगे और दूसरे आदमी पर कराएंगे। कोडरमा में डोमचांच थाना स्थित एक बंद पड़े खदान से एक किशोरी का शव बरामद किया गया। ये किशोरी पिछले 4 दिनों से लापता थी। वहीं परिजनों ने उसके लापता होने की सूचना डोमचांच थाने को भी दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच के बाद कुछ कहने की बात कही। आपको बता दें कि कोडरमा में पत्थर उद्योग बड़े पैमाने पर संचालित होते थे, जिसका केंद्र डोमचांच रहा है। और अब इस उद्योग के बंद होने के बाद खदानों में पानी भर चुका है, जिसमें अक्सर हादसे होते रहते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस